नमस्कार दोस्तों। कल हमने आखिरी लेक्चर में बात की थी ताजमहल के बारे में। हमने देखा कि ताजमहल दुनिया की जो 7 अजूबे हैं उसके अंदर स्थान प्राप्त करने वाली भारत की एक श्रेष्ठ इमारत है। भारत की एक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में समाविष्ट हुआ, तो वैसे तो नहीं हुआ होगा। उसकी बनावट, उसके अंदर बनाई गई डिज़ाइन, उसको जिस तरह से तराशा गया, वो सभी चीज़ों को देखकर ही ताजमहल को विश्व की 7 अजूबे में स्थान प्राप्त हुआ। तो हमने कल बात की थी कि ताजमहल के अंदर ऐसी कैसी डिज़ाइन है, ताजमहल बाहर से, ताजमहल भीतर से कैसा लगता है, क्या मुमताज़ की कब्र कैसे बनाई गई, उसके आसपास जो अष्टकोणीय जाली है वो कैसे बनाई गई, ताजमहल के दरवाजे, उसके डिज़ाइन, उस पर कैसे उर्दू की भाषा में कुछ मेहराब पे उसे लिखा गया, पवित्र दिलों का स्वागत है, जो भी कुछ है उसके थोड़े बहुत चित्र है जो हम देखते हैं। आप जो भी देख रहे हो डिस्प्ले पर, वो ताजमहल की जो दीवार है उसके ऊपर उसे तराशा गई डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। एक तो बहुत कीमती पत्थरों में से ऐसी डिज़ाइन बनाई गई, ठीक है ना, नीलम, पन्ना जैसे कीमती जो पत्थर से, और उसके अलावा सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं का उपयोग करके ये महल को बनाया गया, इस मकबरे का बनाया गया। और उसके अलावा जो संगमरमर के पत्थर है उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से उसे तराश कर जो डिज़ाइनें बनाई गई, जिसमें वनस्पति, पुष्प, पौधे जैसी बहुत सारी डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। तो आप चित्र में देख सकते हो कि बहुत ही बारीकी से उसे तराशा गया, और शायद इसी के कारण ही ताजमहल है वो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। छोटी छोटी चीज़ों का इतना अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है, ठीक है ना। 2-3 कलर के पत्थर को एक साथ डिज़ाइन के रूप में लगाना, वो कलाकार की कला को नापने वाली चीज़ होती है। तो उसी तरह आप देख सकते हो कि बहुत बारीकी से उसका निर्माण किया गया। तो ये ताजमहल के आप कुछ चित्र देख रहे हो जो उसके अंदर बनाई गई डिज़ाइन है। कई जगह पर क्षतिग्रस्त है, कोई ना कोई कारण की वजह से वो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। हम देख सकते हैं बहुत बारीकी से जो ताजमहल का मुख्य गेट है उसके ऊपर के हिस्सों में बनाई गई ये डिज़ाइन है, जो चारों ओर दरवाजे की बनाई गई, ठीक है ना। कैसे हम कह सकते हैं कि इतनी बारीकी से उसको बनाया गया, तो क्या आसान नहीं होता वो एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को इस तरह फिट करना कि एक सामने एक सबसे बढ़िया डिज़ाइन बन के आ जाए, ठीक है ना, 3D टाइप की। जैसे आप देख सकते हो कि अगर इधर से एक पौधे की शाखा निकलती है तो देखो नीचे जाकर वापस ऊपर से आती है। तो ये जो 3D प्रकार की जो चित्र बनाते हैं वो एक कला को नापने वाली, कलाकार की कला को मांग लेने वाली चीज़ होती है। जैसे कि एक कलर का पत्थर कौन सी जगह पर उपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार दूसरे कलर, उसके अंदर के कलर को चेंज करना, अलग अलग रंगों के पत्थर का इस्तेमाल हमें इस ताजमहल के ऊपर बनाई गई डिज़ाइन में हम देख सकते हैं। छोटी छोटी जगहों पर इतनी बारीकी से काम किया है कि हमें पता चलता है कि ताजमहल बनाने के लिए 22 साल का समय लगा। तो किस तरह से उस ताजमहल को बनाने के लिए मेहनत की गई होगी, हम वो इस चित्रों के आधार पर तय कर सकते हैं। ये जो है ये डिज़ाइन है जो मुमताज़ की कब्र है, उस कब्र के चारों ओर जो अष्टकोणीय जाली है उसके ऊपरी वाला हिस्सा है, अष्टकोणीय जाली है, उसके ऊपर ऐसी कुछ डिज़ाइंस है। देखिए तो एक ताजमहल के अंदर का हिस्सा कि जिसको इस तरह तराशा गया है। आप साइड में उसकी जो दूसरी जाली देख सकते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर बहुत बारीकी से एक कोने से लिया गया ताजमहल का फ़ोटो है।
हम जो बात कर रहे थे ताजमहल के अंदर कब्र के चारों ओर है अष्टकोणीय जाली। तो देखिए ये अष्टकोणीय जाली है, हम इसमें 2 कोने देख सकते हैं, 2 साइड को, ऐसे 8 साइड के हैं, जिसको बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। तो ऐसी अद्भुत डिज़ाइन हमें ताजमहल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह ताजमहल को बहुत ही अच्छी तरह से तराशा गया। ये जो ताजमहल का बाहरी गेट वाला हिस्सा है, उस हिस्से की एक जगह है जहाँ पे ताजमहल के ऊपर कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ताजमहल, उसके अष्टकोणीय जाली और अलग अलग हिस्से जिसके अंदर डिज़ाइन तराशी गई। ये अष्टकोणीय जाली के जो दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, 2 अष्टकोणीय जाली है, उसके 2 गेट हैं। उसी में एक गेट से ली गई ये फ़ोटोज़ है। जो छोटी वाली कब्र आपको दिखती है मुमताज़ की कब्र है, और उसके पास जो बड़ी वाली कब्र है वो उसके पति शाहजहाँ की कब्र है, जिसको शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने वहाँ पर रखी। ठीक है ना। और आप बाजू में इसके साइड में आप देख सकते हैं अष्टकोणीय जाली की जो डिज़ाइन है उसको भी। तो ये शाहजहाँ और मुमताज़ का चित्र है। कहा जाता है कि उसके यहाँ जो वो जहांगीर था और एक चित्रकार था, तो उसने इस चित्र को बनाया था। तो ऐसे चित्र भी हमें ताजमहल या दिल्ली के लाल किले में जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यह है मुमताज़ की कब्र और उसके पास शाहजहाँ की कब्र। कहा जाता है कि इस कब्र के अंदर भी बहुत कीमती पत्थर और सोने चांदी से और हीरे से जड़ी हुई ये कब्रें बनाई गई है और अद्भुत डिज़ाइन से उसे तराशा गया है। और ये ताजमहल के ऊपर से लिया गया सीन, जो अष्टकोणीय जाली है उस जाली के ठीक बीच में और ताजमहल के भी ठीक बीच में ये मुमताज़ की कब्र है। और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसकी कब्र भी उसके पास में बनाई गई, जो ताजमहल की शोभा को थोड़ी कम करती है क्योंकि वो बीच में नहीं आती। तो इस तरह ताजमहल का निर्माण हुआ। ये ताजमहल का यमुना नदी के तट से ली गई फ़ोटो है। पिछले हिस्से से कहा जाता है कि ये उसका मुख्य द्वार था, लेकिन आज उस सामने वाले इस जगह का द्वार उपयोग में लिया जाता है। तो ये ताजमहल जिसको सफाई करने का कार्य चल रहा है। तो ये विश्व की सबसे अद्भुत इमारत ताजमहल, जिसे हम आज भी दुनिया के अजूबे और स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण समझते ताजमहल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बाम्बू या तो बाँस से ढका गया था ताकि दुश्मन लोग ताजमहल पर हमला ना करें और वो उसको विमान मार्ग में ताजमहल नज़र में ना आए, इसलिए उसको ग्रीन कपड़े से और बाम्बू से उसे ढक दिया गया था। तो उस समय के कहीं रियल दृश्य है जो ताजमहल को उस बाम्बू के का अंदर ढक दिया गया, तो उस समय के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा विश्व की अजूबों में से आई हुई ये ताजमहल। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा ताजमहल है। तो अब आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय श्रेष्ठ स्मारक के बारे में, लाल किला। एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाल किले के बारे में विस्तार से माहिती दीजिए या लाल किले के बारे में नोंद लीजिए। तो हमें लिखना होता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और हमारे जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए भविष्य में अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कई बार इसमें के अंदर इस मुद्दे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए भी यह मुद्दा हमारे लिए खूब महत्वपूर्ण है। लाल किला किसने बनवाया, कब बनवाया, उसकी विशेषताएं, लाल किले के अंदर आई हुई अन्य महल, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको भी हमें करने पड़ेंगे। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्मारक लाल किला। लाल किला दिल्ली के अंदर आया है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। लाल किला नामक ये जो हमारा भारत का स्थापत्य है
वो किस जगह पर है आया हुआ, तो हमें पता होगा कि लाल किला है वो दिल्ली के अंदर है और उसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया। शाहजहाँ ने सन 1638 में लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। तो दो बातें याद रखने वाली इस मुद्दे के अंदर पहले शुरू करते हैं हम। तो लाल किलों में याद रखने वाली कौन सी बातें, तो पहला कि लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली के अंदर लाल किला बना हुआ है। दूसरा, किसने बनाया, तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, जिसे हम महलों का राजा कहते हैं। मुग़ल साम्राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा इमारतें और महल बनाने वाला जिसने ताजमहल का निर्माण किया वही राजा शाहजहाँ, जिसने 1638 में लाल किले का निर्माण किया था। इस किले को लाल पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए उसे लाल किला कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक चित्र पास में ही है जिसे आप देख सकते हो। भारत की जो रुपये 500 की जो चलनी नोट है उसके अंदर भी इसी चित्र को लिया गया है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि 500 रुपये की जो चलनी नोट है उसके अंदर हमारा राष्ट्रीय स्मारक लाल किले को शामिल किया गया। तो लाल पत्थरों से बनाए गए इस किले में शाहजहाँ ने अपने ही नाम से एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहाँ ने अपने ही नाम से एक नगर बनाया जिसकी चारों ओर एक दीवार बनाई जिसे हम किला कहते हैं। ठीक है ना। किला मतलब एक नगर को रक्षण देने के लिए उसके चारों ओर ऊंची और मजबूत सख्त दीवार बनाई जाए वो। तो ये जो लाल किला है उसको बनाने के बाद शाहजहाँ ने अपने ही नाम से उस लाल किले के अंदर एक छोटा सा नगर बसाया जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। इस किले के अंदर बहुत सारी अन्य इमारतें हैं जो उस समय के राजाओं के महल थे, राजाओं के शाही स्नानागार, शयनखंड और भी ये सब लाल किले के अंदर बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें हैं, जिसमें से दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई गई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है और जिसकी सजावट सोने एवं चांदी और कीमती पत्थरों के अद्भुत समन्वय से है। जो देखो दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर बहुत सारी इमारतें आई हुई है। ठीक है ना। और उसके अंदर आई गई जो खास इमारतें हैं उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी इमारतें बेशकीमती और अद्भुत है, देखने लायक है, जिसके जो अवर्णनीय है, अद्भुत तरीके से उसे बनाया गया। तो दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें लाल किले के अंदर है। और उसमें भी बात करें तो सबसे जो खास है वो दीवाने खास है। ठीक है ना। जो सबसे खास है वो दीवाने खास, वो अन्य सभी महलों से अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोने और चांदी से उसकी दीवार को सजाया गया। अगर आप कभी घूमने जाओ और लाल किले को देखोगे तो उसके अंदर जब जाओगे आप तो जो दीवाने खास है उसकी दीवारों पर सोने और चांदी को लगाया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कीमती पत्थर है उसका उपयोग करके, इस तीनों का उपयोग करके अद्भुत समन्वय करके उसको सजाया गया है। तो यह दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी कीमती इमारतें जो लाल किले में है उसमें से भी ये इमारतें अद्भुत मानी जाती है। उसके अलावा बात करें तो लाल किले के अंदर और भी बहुत सारे स्मारक हैं। लाल किले के अंदर बहुत सारे अन्य महल है छोटे मोटे। जिसकी बात करें तो अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाज़ार, मुग़ल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है।
लाल किले के अंदर ये जो दीवाने आम दीवाने खास और रंग महल है, शीश महल है, उसके अलावा भी बहुत सारे महल हैं जो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बने। इस किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनाया था। तो शाहजहां है उसने एक कीमती पत्थर और सोने चांदी और हीरो जवाहरात से बनाया गया एक आसन था, बैठने का एक तख्ता था जिसका नाम था मयूरासन, क्योंकि उसका मयूर जैसा आकार था, मोर जैसा आकार था, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको मयूरासन कहते थे। तो मयूरासन बनाया था जो खूब कीमती था, बेश कीमती था। कहा जाता है कि ताजमहल में जितना खर्चा किया ना, उतना उसके जितना खर्चा इस मयूरासन बनाने में किया, यानी कि बहुत ही कीमती मयूरासन था। लेकिन क्या हुआ, नादिर शाह नामक एक ईरान का राजा था, वो धोखे से आया और हमारे मुग़ल साम्राज्य के एक राजा थे, शाहजहां के ही संतानों के संतान, कोई मोहम्मद शाह नामक कोई राजा था, उसके पास से उसे ले गए। तो ये बेशकीमती कलात्मक और अद्भुत तराश कर बनाया गया मयूरासन, जिसको ईरान का राजा नादिर शाह अपने साथ ले गया, तो आज हमारे पास वो नहीं है। उसके अलावा बात करें तो लाल किला मुग़ल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। जो लाल किला है मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कलाओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाला एक स्मारक है। हर वर्ष हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उसके अंदर इस जगह पर राष्ट्र ध्वज लहराया जाता है, ध्वज वंदन किया जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो मुख्य दो राष्ट्रीय त्यौहार हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान यहाँ पे ध्वज वंदन किया जाता है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन ये राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली के लाल किले के ऊपर ध्वज वंदन किया जाता है। और ध्वज वंदन कौन करता है? 15 अगस्त को ध्वज वंदन कौन करता है? हमारे देश के वड़ा प्रधान। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के वड़ा प्रधान है वो ध्वज वंदन करते हैं। जबकि 26वीं जनवरी हो तो उस समय का ध्वज वंदन कार्यक्रम है जिसके अंदर ध्वज वंदन हमारे राष्ट्र के प्रमुख, हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। और वो ध्वज वंदन लाल किले पर नहीं, लेकिन वो ध्वज वंदन हमारा जो दिल्ली में इंडिया गेट आया है वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया जाता है। तो ये है हमारा लाल किला। आप चित्र में देख सकते हो, आपने कई कबार चित्र के अंदर लाल किले को देखा होगा। तो ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक है लाल किला। उसके बाद बात करें आगे फतेहपुर सिकरी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सिकरी नामक एक जगह है। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के अंदर फतेहपुर सिकरी नामक एक नगर की रचना अकबर ने की। अकबर ने इस नगर की रचना की। अब आप बोलोगे कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली थी, सभी राजा दिल्ली में ही शासन कर रहे थे, सभी राज्य की राजधानी भी दिल्ली ही थी, तो फिर अकबर यूपी में क्यों गया? अकबर ने आगरा में अपनी राजधानी क्यों सेंज की? तो कहा जाता है कि अकबर ने किसी एक विस्तार पर अटैक किया, फतेह की, उसके अंदर उसको विजय प्राप्त हुई और उसी की खुशी में, और एक संत थे सलीम चिश्ती, उसकी याद में उसने सोचा कि मैं एक नया नगर बनाऊं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सिकरी नामक एक पहाड़ है
उस पहाड़ के ऊपर एक किला बनाया गया और उस किला के अंदर एक नगर बनाया गया जिसके अंदर 3-4 महल है जो खूब प्रसिद्ध है। तो ऐसा एक किला बनाया गया जिसका नाम दिया गया फतेहपुर सिकरी। और वो किला उसने बनाया था संत सलीम चिश्ती की याद में। अब आपको पता होना चाहिए कि संत सलीम चिश्ती कौन थे। तो संत सलीम चिश्ती थे अकबर के गुरु। अकबर के गुरु का नाम था सलीम चिश्ती, ठीक है ना। अकबर अपने गुरु को बहुत मानता था। अकबर अपने गुरु को वंदनीय मानता था और इसीलिए अकबर ने अपने गुरु की याद में इस किले का निर्माण किया, इस किले को बनाया। तो फतेहपुर सिकरी नामक जो किला है उसका निर्माण अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के अंदर एक पहाड़ पर बनाया गया। तो याद रखना फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सिकरी नामक जगह है, वहाँ पर अकबर ने अपने गुरु सलीम चिश्ती की याद में उसे बनाया था। अकबर अपने गुरु को बहुत मानता था। आपको पता होगा अकबर के बेटे का नाम भी सलीम था। अकबर ने अपने ही गुरु के नाम से उसके बेटे का नाम रखा ताकि अपने बेटे को जब भी वो बुलाए तो उसको उसके गुरु की याद आए। अकबर गुरु को मानने वाला एक शिष्य था। तो 26 मील दूर उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर या फतेहपुर सिकरी नामक एक नगर अकबर ने उसके गुरु सलीम चिश्ती की याद में बनाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। अकबर की राजधानी दिल्ली थी, उसके बाद में आगरा उसने अपनी राजधानी लगा दी। सिकरी में जो इमारतें बनाई गई उसका निर्माण कार्य 1569 के अंदर यानी कि 1569 के अंदर से बनाना शुरू हुआ और 1572 में उसका निर्माण हो गया। यानी कि उसको बनाने के लिए 3-4 साल जितना समय लगा। और वो जो इमारत बनाई, वो जो फतेहपुर सिकरी का किला बनाया, उस किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनाई गई और उसके अंदर जो इमारतें बनाई गई उसके नाम हमें इधर दिए गए हैं। बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा, ठीक है ना। ये जो 5 चीज़ें बनाई गई, एक बीरबल का महल, दूसरा बीबी मरियम का महल, तीसरा तुर्की सुल्तान का महल, चौथा जामा मस्जिद और 5वां बुलंद दरवाज़ा। ये फतेहपुर सिकरी के अंदर आई श्रेष्ठ इमारतें हैं, श्रेष्ठ महल है। इतना ही नहीं, उसमें जो बुलंद दरवाज़ा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचे मीनार है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वो कौन सा है, तो बुलंद दरवाज़ा। आप चित्र में देख सकते हैं ये फतेहपुर सिकरी का हम जो किला है उसके पास, किले के अंदर हमें जाना है तो हमें इस बुलंद दरवाजे के अंदर से जाना पड़ेगा। ये बुलंद दरवाज़ा बहुत ही ऊंचा, मेरे ख्याल से 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये दरवाज़ा आता है और ये दरवाज़ा बहुत ही बड़ा और विशालकाय दरवाज़ा है। आप कभी आगरा जाओ तो उस दरवाजे को देखना। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा यह फतेहपुर सिकरी के अंदर आया दरवाज़ा है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। अब बात करें बुलंद दरवाजे के बारे में, तो बुलंद दरवाज़ा कितना बड़ा है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो हमें लिखनी है कि बुलंद दरवाज़ा है 41 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो ये दरवाजे की खासियत 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा, यह दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और श्रेष्ठ है। फतेहपुर सिकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतें भी है।
आप फतेहपुर सीकरी के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको दूसरी बहुत सारी इमारतें देखने को मिलेगी। जैसे अकबर की बीबी थी जोधाबाई, उसकी याद में उसने बनाया जोधाबाई का महल, ठीक है, जोधाबाई का महल। दूसरा पंचमहल, और तीसरा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उसका गुरु का संगमरमर के पत्थर से बनाया गया श्रेष्ठ मकबरा। और दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल जैसे उल्लेखनीय स्थान वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो जो फतेहपुर सीकरी है उसके अंदर भी बहुत सारे स्मारक के इमारतें हैं, जैसे कि बीबी मरियम का सुनहरा महल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल जैसी बहुत सारी इमारतें ये फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाई गई है। और भारत के स्थापत्य कला के ये अद्भुत एवं श्रेष्ठ उदाहरण है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी को हमें याद रखना है, उसके अंदर से एमसीक्यू या रिक्त स्थानों के तौर पे कौन से प्रश्न आ सकते हैं, या फिर विधान सही है या गलत है, उसी हिसाब से कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। पहली तो फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ पर आया है। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर आया। किसने बनाया? अकबर ने। किसकी याद में? तो अपने गुरु सलीम चिश्ती की याद में बनाया। कब बनाया? तो सन 1569 से शुरू करके 1572 के बीच में उसका निर्माण किया गया। इस इमारत को अंदर देखा जाए तो बहुत सारे महल है, जैसे हमने अभी बात की कि बीरबल के महल से शुरू करके और ज्योतिष महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल जैसी बहुत सारी इमारतें जो हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। तो फतेहपुर सीकरी श्रेष्ठ स्मारकों में से एक मान सकते हैं। और बुलंद दरवाज़ा खास, ठीक है ना, 41 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा, ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, उत्तर प्रदेश की आगरा में आया हुआ है। तो ये था हमारा भारतीय प्राचीन स्मारकों में से एक श्रेष्ठ स्मारक फतेहपुर सीकरी। उसके आगे बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी इमारतें भी है जिसके अंदर उसके रहस्य के लिए जानी जाती है, कोई आस्था का केंद्र है, तो कोई सच में इंसान को सोच में डाल देने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो ये जो घटनाएं हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर स्थापत्य कला में तो भारत श्रेष्ठ है। नक्शे कार्य, अलंकृत करना, बनाना, उसके अंदर डिज़ाइन या तो उसको तराशना, ये सब तो भारत के अंदर बहुत अच्छी तरह से होता था। लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो स्थापत्य के साथ साथ, बांधकाम के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी बना है। ऐसी जगह है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसी जगहों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम गोवा के जो देवल है, गोवा का जो चर्च है उसके बारे में, और उसके अलावा गुजरात के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। धन्यवाद।